अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाइट रिएक्शन और केमी ऑस्मोसिस को डिटेल से देखेंगे। लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जैसा कि आपको पता है कि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होनी है और NADPH की फॉर्मेशन होगी। यानी लाइट रिएक्शन जो है वो केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी में कन्वर्ट होता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम लोकेटेड होते हैं। फोटोसिस्टम जैसा कि आपको पता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटेना कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। जब लाइट एनर्जी एंटेना कॉम्प्लेक्स के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से गुजरता हुआ रिएक्शन सेंटर में जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दो पाथवे लेते हैं, एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलके एटीपी बनाना, और क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होती है एटीपी की सिंथेसिस, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग cyclic electron flow known as cyclic photosphorylation and formation of ATP during non-cyclic electron flow is known as non-cyclic photosphorylation। तो अब हम इन दोनों साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब स्टार्ट होनी है तो इसमें दो फोटो सिस्टम जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो है ये P700 है, यानी कि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करता है। और P680 जो है ये फोटो सिस्टम 2 है, यानी कि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करता है। ये रिएक्शन कहाँ पर होना है? थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में। तो ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन बनी हुई है और इसमें ये फोटो सिस्टम्स है। ये जब भी लाइट पड़ेगी तो जाहिर है कि ये पूरे सारे जितने भी फोटो सिस्टम है उनके ऊपर पड़ेगी, लेकिन जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये स्टार्ट होता है, ये साइकिल स्टार्ट होता है जब फोटो सिस्टम 2 यानी कि P680 जो है ये लाइट को एब्सॉर्ब करती है। तो ये इसका साइकिल P680 से स्टार्ट होता है। तो लाइट जो है ये इसके ऊपर ये देखें फोटोन की फॉर्म में पड़ रही है। तो एक और बात भी याद रखें कि एक फोटोन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर दो फोटोन जो है ये पड़ेंगे, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो लाइट एनर्जी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये एंटेना कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से गुजरता हुआ ये रिएक्शन सेंटर में आ गया। अब रिएक्शन सेंटर जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएगा। जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएगा तो जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है इसमें से अब इलेक्ट्रॉन जो हैं क्योंकि रिलीज हो गए हैं तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं, क्योंकि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि क्लोरोफिल जो पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जब इसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये अब क्लोरोफिल किस फॉर्म में आ गया है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को चले गए। अब इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है इसमें अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें होल प्रोड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रॉन होल इसमें प्रोड्यूस हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन होल जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है P680 में, इसको कौन फिल करेगा? तो ये इसका सेकंड स्टेप है, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ये थिलाकोइड की जो ल्यूमिन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो थिलाकोइड की ल्यूमिन में वाटर मॉलिक्यूल अब ब्रेक होगा। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस, यानी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना लाइट की प्रेजेंस में। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा
ये H2O, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होंगे, क्योंकि ये H पॉजिटिव है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर फिर ये मोलेकुलर ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है और हम इसमें ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और सांस लेने में ये हमारी मदद करती है। तो इसमें से अब 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं फोटोलिसिस में ये रिलीज हो गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हुए हैं वो P680 यानी फोटो सिस्टम 2 का होल जो क्रिएट हो गया था इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से, ये इसको पूरा करेंगे। तो अब इसका भी जो होल है ये पूरा हो गया और इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पर आ गए थे, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 कहलाती है, क्योंकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 होगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 है, इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद प्लास्टोकिनोन आएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोकिनोन है। प्लास्टोकिनोन से फिर 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B6 होता है और साइटोक्रोम F लोकेटेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ गए और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन PC यानी कि प्लास्टोसायनिन, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। जो साइटोक्रोम होते हैं ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं और जो प्लास्टोसायनिन है ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। और इस दौरान आप देखें यहाँ पर क्या बन रही है, ATP। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम हो रही है, ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ATP की सिंथेसिस में, जिसको केमियोस्मोसिस कहते हैं, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करता हुआ फोटो सिस्टम 1 में आ गया, यानी P700 में। P700 पर भी जब लाइट पड़ती है, लाइट के फोटोन पड़ते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। तो P700 में जो होल क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको पूरा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 से आते हैं, यानी P680 से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर आते हैं और इस यहाँ पर जो होल प्रोड्यूस होता है उसको ये फिल करते हैं। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे वो भी यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 स्टार्ट होगी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो भी आयरन कंटेनिंग फेरिडोक्सिन है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये मूव करते हुए NADP के पास आएंगे और यहाँ पर एंजाइम है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो NADP है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो ये मूव करके आ रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इसको एक्सेप्ट करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब फॉर्मेशन किस चीज़ की हो गई, NADPH और हाइड्रोजन। तो जो हम पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन में ATP की सिंथेसिस होती है और NADPH की, तो वो देखें यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो पूरा साइकिल है ये Z स्कीम भी कहलाता है, क्योंकि इसकी शेप लेटर Z से मिलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका पाथवे जो है ये जिगजैग है, तो इसलिए इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। तो इसमें ATP की सिंथेसिस हो गई और NADPH जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। फिर ये दोनों जो हैं ये डार्क रिएक्शन की तरफ यानी स्ट्रोमा की तरफ मूव करके जाते हैं। तो इस डायग्राम में भी इसी चीज़ को दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 है। दूसरा जो साइकिल है वो कहलाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो में जब ATP की सिंथेसिस होती है तो उसको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये इसके लिए कंडीशनल है, यानी कि ये तब चलेगा जब ATP की डेफिशिएंसी होगी, यानी ATP कम होगी जितनी की केल्विन साइकिल में रिक्वायर्ड है, या फिर NADPH जो है ये क्लोरोप्लास्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। 2 कंडीशंस हैं जिसमें
नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। यानी जो डोमिनेट करता है, जो ज़्यादा टाइम चलता है, वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। और ये जब एटीपी कम हो या NADPH एक्यूमुलेट हो क्लोरोप्लास्ट में, तब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है ये चलता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक साइकिल की फॉर्म में चलेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं दोबारा वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, यानी कि P700 के ऊपर जब फोटोन पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन यानी फेरिडॉक्सिन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये फेरिडॉक्सिन क्योंकि NADPH अक्यूमुलेट हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये बने, और ATP की डेफिशिएंसी है, तो अब होना क्या चाहिए कि ATP बननी चाहिए। तो इसलिए ये अपना पाथवे इस तरफ जो है टर्न कर देगा और फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएंगे। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F होता है, इसलिए इसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायानिन यानी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन की तरफ आ गए, और इस दौरान क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी, जो कि केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से बनती है। तो और फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ पर चले गए, फोटोसिस्टम 1, यानी यहीं से एक्साइट हुए थे और दोबारा वहीं पर ही ये चले गए, इसलिए इसको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये इस प्रोसेस में होती है। और ये कब तक साइकिल चलता है, जब तक कि ATP उतनी प्रोड्यूस नहीं हो जाती जितनी कि केल्विन साइकिल में ज़रूरत होती है। और जब ATP का अमाउंट उतना पूरा हो जाता है तो फिर ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन दोबारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होता है, चाहे नॉन साइक्लिक में हो और या साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हो, तो उस दौरान ATP प्रोड्यूस होती है केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है, इसको समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखें कि ये जो है ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ये इस तरह से करके हम बनाते हैं ना थिलाकोइड, तो ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इस तरफ भी स्ट्रोमा है, इस तरफ भी स्ट्रोमा है, और दरमियान में ये थिलाकोइड की स्पेस जिसको ल्यूमेन भी कहते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यानी जो फोटोलिसिस का फिनोमिना होता है, ये थिलाकोइड की स्पेस में ही होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है ये रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ ये फोटोसिस्टम 2 में जा रहा है, और फिर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये यूज होती है स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को थिलाकोइड ल्यूमेन में लाने के लिए। और ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये दो तरह से एक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर भी एक्ट करता है और ये प्रोटॉन पंप के तौर पर भी एक्ट करता है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए से कहाँ पर आ जाएगा, थिलाकोइड की स्पेस में। और इस दौरान कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है या दे रहा है, वो एनर्जी यूज करते हुए स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से थिलाकोइड स्पेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा हो गई है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, और स्ट्रोमा में देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आकर इकट्ठे हुए हैं, इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये थिलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है ये इसके लिए परमिएबल नहीं है, बल्कि जब ये इस कंसंट्रेशन से यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इन्होंने मूव करना है, तो ये ATP सिंथेस जो कि थिलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, ये एक एंजाइम है, तो ये ATP सिंथेस में से ही पास हो सकते हैं। तो अब इनके अंदर जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है ये अब यूज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP।
जब ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ से मूव करते आएंगे तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, जो कि एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देगी, एटीपी में। और यही केमियोस्मोसिस है। जैसे कि हम केमियोस्मोसिस को डिफाइन करते हैं कि दिस इज द होल मैकेनिज्म इन विच इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। और ये पंपिंग ऑफ प्रोटॉन कहाँ से है, स्ट्रोमा से थिलाकोइड की स्पेस में। और ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं ये कि मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ हुई। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है, केमियोस्मोसिस। और ये केमियोस्मोसिस का प्रोसेस जो है इस लाइट रिएक्शन में कहाँ पर हो रहा है, इसमें थिलाकोइड की मेम्ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस एक दफ़ा जल्दी से देख लें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसमें सिर्फ PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 यानी P700 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 भी इन्वॉल्व होता है, PS2 भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो P680 में से यानी कि फोटो सिस्टम 2 में से रिलीज होता है, एक्साइट होता है और फिर फोटो सिस्टम 1 में पहुंचता है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो साइकिल बैक होकर दोबारा उसी फोटो सिस्टम में पहुंच जाता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो P680 से रिलीज होता है, ये कभी भी वापस नहीं आता। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें फोटोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलिसिस यानी वाटर की ब्रेकडाउन होती है। और जो इलेक्ट्रॉन का होल P680 में प्रोड्यूस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो इसको पूरा करता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होती है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी भी प्रोड्यूस होती है और NADPH भी प्रोड्यूस होता है। जो इसमें से ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, जो प्रीडोमिनेट होता है, वो नॉन साइक्लिक है। और ये कंडीशनली दो कंडीशन जो हमने पीछे पढ़ी हैं बस ये उसमें प्रोड्यूस होते हैं।